अब ये सोचो कि शाहरुख खान यहाँ पर खड़ा है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वो खड़ा है ओमपुरी, ठीक है, तो चार लोग गए बढ़िया से हमने भगा दिया। अब बीच में हमारे ओमपुरी भाई साहब खड़े हैं। अब ओमपुरी अमरीशपुरी जो भी पुटियां देख तू यहाँ, अब ये तो अलाउ करेंगे नहीं मिलना। उन्होंने बड़ा गलत इंप्रेशन बनाया, ठीक है, उन्होंने बियर की बोतलें मांग ली तो बड़ा गलत इंप्रेशन, उन्होंने कहा नहीं मिलने दूंगा। तो क्या होते हैं वो सरसों के खेत में जाके मिल लेते हैं, है ना। तो अब ये रोड पे अगर वो बीच में खड़े हैं तो वो यहाँ से तो नहीं मिलने देंगे, बट अगर उन्हें दूसरा रास्ता मिल गया खेतों में से तो वहां जाके मिल लेंगे, दोनों यहाँ से जाएंगे भाग के और ऐसे शाहरुख खान ऐसे कर देगा, वो आ जाएगी। तो आज हम जो फिजिक्स में टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका मैग्नेटिज्म का ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। आज हम जो करेंगे वो है पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ पीडी। पहले हम इसे डेफिनेशन के बेसिस पे समझेंगे क्या होता है, और फिर उसके बाद हम समझेंगे एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी कुछ चीजें आपको आनी जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले चीज पोटेंशियल डिफरेंस से पहले आपको जानना है कि पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है। कभी आपने सुना है कि बहुत छोट या जो नए नए क्रिकेटर्स आते हैं तो कमेंटेटर बोलते हैं इट गाय हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल, सुना है कभी वर्ड? या कभी कोई बंदा पढ़ने में अच्छा होता है उनसे क्या बोलते हैं? अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है उनसे क्या बोलते हैं कि यार इसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। उसके पेरेंट्स को हम ये बोलते हैं कि ही हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल, शी हैज अ वेरी गुड पोटेंशियल, वो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकता है, कर सकती है। तो पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है क्या कि इट हैज अ कैपेसिटी, अभी नहीं कर रहा, बट यस इट हैज अ कैपेसिटी टू डू गुड। सो पोटेंशियल वर्ड का मतलब तो अभी हमने यहाँ बोला कि कैपेसिटी या क्षमता उसके अंदर की। अब फिजिक्स में पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या है? फिजिक्स में पोटेंशियल वर्ड का मतलब है जब आप एक चार्ज को कहां से लेके आते हो, इनफाइनाइट, कहां से लेके आते हो, इनफाइनाइट से एक पॉइंट पे, उसके लिए कुछ जो वर्क डन आप करते हो उसको कहते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक कोई भी चार्ज था, मतलब मान लो Q चार्ज था, कितना चार्ज था Q, और इसको यहां से यहां तक लाने में आपको कोई ताकत लगेगी? ऑब्वियसली वर्क डन तो करना पड़ेगा, बिना वर्क डन के तो मैं अगर कॉपी को रख या पेन को यहाँ रख दूं, ऐसे मार्कर को यहाँ रख दूं, क्या दूं, हिलेगा ये, तो बिना वर्क डन के तो कहीं नहीं हिलने वाला। अगर मैं हाथ उठा लेता हूँ नीचे गिरता है तो वहां पे भी वर्क डन कौन कर रहा है? ग्रेविटी, अर्थ वर्क डन कर रही है, खींच रही है अपनी तरफ। तो हर एक जगह पे वर्क डन करने के लिए आपको फोर्स लगाना जरूरी है, ठीक है। बिना फोर्स के कोई बॉडी मूव नहीं होती। अगर आपसे कोई पूछे अरे सर कहीं मैग्नेट में तो हम कोई फोर्स लगाते नहीं है, मैग्नेट को पास ले जाते हैं इलेक्ट्रिक से, वो अट्रैक्ट हो जाती है, तो भाई वहां भी तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है उसे अट्रैक्ट करने के लिए। तो बिना फोर्स के कोई बॉडी आपके अट्रैक्ट या रिपेल नहीं होती। उसमें कुछ फोर्सेज ऐसी होती है जो दिखती है, जिसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेज, जो कॉन्टैक्ट की वजह से मूव होती है, और जो बिना कॉन्टैक्ट के होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज कहते हैं। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो लेके गए हमने फोर्स भी लगाई, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? F/d, और डिस्टेंस भी मूव कर रहे हैं, यहाँ से बोल रहा हूँ ना इनफाइनाइट से यहाँ तक, तो क्या डिस्टेंस मूव नहीं करा? इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर से एक पॉइंट तक लाना है आपको। तो बहुत दूर से अगर एक पॉइंट पे लाना है तो आप डिस्टेंस मूव कर रहे हो, तो डिस्टेंस भी मूव कर रहे हो, फोर्स भी लगा रहे हो, तो वर्क डन हो रहा है। किस पे हो रहा है वर्क डन? Q चार्ज पे। वर्क डन किस पे हो रहा है? Q चार्ज पे। तो हमने क्या बोला भाई, वर्क on Q charge there will be W work done, मतलब एक Q चार्ज पे W वर्क डन हुआ। फिर कोई दूसरा चार्ज लिया उन्होंने, उस पर अलग वर्क डन निकल गया। फिर उन्होंने कहा एक ही अलग अलग चार्ज पे अलग अलग वर्क डन आ रहा है, तो उन्होंने कहा कंपेयर कैसे करें फिर किसी को, हम किसी को कंपेयर किस तरीके से बेसिस पे करेंगे? तो उन्होंने बोला ठीक है भैया ऑन यूनिट चार्ज कर लो, यानी यूनिटरी मेथड पढ़ा है सभी ने, विल बी W/Q वर्क डन, और इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही हमने क्या बोला? पोटेंशियल।
क्या बोला? पोटेंशियल। तो V की एक सिंपल डेफिनेशन आपकी बनी, द रेशियो ऑफ वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको भी हम पोटेंशियल बोलते हैं। बट मूव कहां से करा रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू इनफाइनाइट। कहां से मूव करा रहे हैं? इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक मूव करा रहे हैं। अब सेम चार्ज, क्यों ही चार्ज को इनफाइनाइट से ए पे मूव नहीं करा रहे हैं, कहां मूव करा रहे हैं? थोड़ा सा आगे भी। तो अब मुझे खुद बताओ, इनफाइनाइट से कौन ज्यादा दूर है, बी या ए? बी ज्यादा दूर। तो किसमें ज्यादा वर्क डन हुआ होगा? में ज्यादा वर्क डन। अब जिसमें ज्यादा वर्क डन है, देखो V और W ऊपर ऊपर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जितना ज्यादा वर्क डन उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, A का या B का? भाई वो ज्यादा दूर गया है, ज्यादा वर्क डन करा है, ज्यादा वर्क डन करा तो ज्यादा पोटेंशियल है उसका। अभी ये सिर्फ डेफिनेशन पे है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करवाया मैंने, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, अभी सिर्फ हम डेफिनेशन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? तो भाई जितना ज्यादा आप दूर लेके गए, आपने उतना ज्यादा क्या करा, वर्क डन करा, और वही वर्क डन इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि V A का पोटेंशियल ज्यादा है या V B का, तो आप क्या बताएंगे? V का पोटेंशियल ज्यादा है। कोई डाउट है किसी को? अब वर्ड आपने कभी सुना है डिफरेंस? डिफरेंस अगर मैं बोलूं कि 10 और 20 में डिफरेंस बताओ, 10 और 30 में डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बताओगे? हैं जी, 10 और 30 में डिफरेंस कितना है? क्या करा? डिफरेंस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो हम किसका डिफरेंस पता करना मांग रहे हैं? पोटेंशियल का। किसका डिफरेंस पता करना मांग रहे हैं? का डिफरेंस क्या पता करना मांग रहे हैं? डिफरेंस। तो कौन बड़ा है भैया? माइनस कर लो, तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। अब बहुत ध्यान से वर्ड को सुनना। इनफाइनाइट से ए पे लेके आए तो वो क्या है? वो है पोटेंशियल ऑफ ए। इनफाइनाइट से आप चार्ज को कहां तक लेके आए? ए तक, तो वो क्या है? पोटेंशियल ऑफ ए। मतलब ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, चार्ज को आप इनफाइनाइट से बी तक लेके आए, वो है पोटेंशियल ऑफ बी। वो क्या है? पोटेंशियल ऑफ बी। अब अगर मुझे चार्ज को A से B मूव कराना है, तो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, और उसी पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए आपकी डेफिनेशन में बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वहां इनफाइनाइट का कहीं जिक्र नहीं। अगर आप अपनी बुक में डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहां कोई भी इनफाइनाइट का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है भैया? कंपेयर इनफाइनाइट से ही करना है। अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आपकी मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है? एक है सोहन, ठीक है, एक है रोहन, ठीक है? इसकी हाइट है 5 फीट 7 इंच, ठीक है, और एक की 5 फीट 9 इंच। ठीक, अब मैं अगर आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है हाइट में, तो आप क्या बताओगे? 2 इंच का डिफरेंस है, सही है। बट इनकी हाइट किससे नापी? ग्राउंड के लेवल से नापी, नहीं नापी? मतलब दोनों को क्या एक दूसरे से नापा? दोनों को एक दूसरे से नाप रहे हैं? नहीं, हम किससे नाप रहे हैं? ग्राउंड लेवल से। इसका पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल कैसे नापा आपने? इनफाइनाइट। बी का पोटेंशियल भी किससे नापा? इनफाइनाइट से। जब पोटेंशियल डिफरेंस की बारी आई तो क्या इनफाइनाइट से नाप रहे? दोनों के पोटेंशियल को माइनस कर दिया, यही तो डिफरेंस है। मतलब दोनों के पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, ये है। समझ में आई बात? कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? अच्छा, अब मेरा एक डाउट है, हम बताते हैं डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है कि भैया आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हो, वर्क डन, इस वर्क डन हो रहा है क्योंकि आप यहाँ चार्ज से यहाँ तक लेके आ रहे हो, ठीक है? चार्ज है कुछ भी हो, 1 कूलम 2 कूलम, चार्ज क्या होता है? कूलम्स में नापते हैं। इसमें नापते हैं चार्ज कैसे यूनिट करते हैं? कूलम्स। 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम। कूलम मत बोल देना बस, ठीक, कूलम भी बोल सकते हो, कुल्लम मत कर देना, तो थोड़ी देर में कर दे कुल्लड़ हो जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है? सो यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं। अब मेरे मन में डाउट आया, सर फोर्स तो मैं लगा ही नहीं रहा हूँ। अब तो अगर सर अभी तो आप कह रहे थे फोर्स लगा रहे हो, बट चार्ज यहाँ पे कोई रोकने वाला है उसको? जब कोई रोकने वाला ही नहीं है तो मैं फोर्स क्यों लगाऊं? और अगर मैं फोर्स ही नहीं लगा रहा
तो वर्क डन भी नहीं होगा, और अगर वर्क डन नहीं है तो कोई पोटेंशियल भी नहीं है। समझ रहे हो भाई? फोर्स क्यों लगाऊं मैं क्या कहता हूँ, मैं कोई चीज धक्का देनी है, फोर्स लगाना है मूव कराने के लिए, बट अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो मैं तो ऐसा टिंग करूंगा तो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, फ्रिक्शन नहीं है तो सही है। तो अगर मैंने एक चार्ज को हल्का सा फू कर दिया तो उड़ता उड़ता आ जाएगा यहाँ पे, मुझे फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्यों कह रहे हैं भाई वर्क डन है, वर्क डन है, वर्क डन है? असल में डेफिनेशन में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम जो गायब करते हैं, जो क्लास 12 में घुसाड़ते हैं कि यहाँ पे एक सोर्स चार्ज होता है, क्यू क्या होता है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज समझते हो क्या? एक प्राइमरी चार्ज। चलो यार ऐसे ही मत समझो, ठीक है? अभी इतना बताओ, अभी मैं एक ही बात कर रहा हूँ। आपने पहले चार्ज को लेके आए, पहले चार्ज को ले जाके यहाँ पे बैठा दिया, यहीं पे चुप बैठ जाए, यहीं पे वो बैठ के बेचारा चुप होके। अब उस पे क्या चार्ज था? क्यू। एक चार्ज था, क्यू चार्ज था। अब आप दूसरा चार्ज ला रहे हो, कहाँ पे बैठाने पे? ए पे, ए पे, ए पे, ए पे रखो अभी फिलहाल, ए पे रखना है। अब पहला चार्ज आप लेके गए क्यू जो पॉजिटिव था, दूसरा भी चार्ज लेके आए क्यू जो कि पॉजिटिव है। तो वो चार्ज, जो चार्ज आपने पहले बैठा दिया और जो आप लेके आ रहे हो, ये जो बैठा हुआ चार्ज है उस पर रिपेल नहीं करेगा? भाई ये भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, वो कहेगा भाग जाए यहाँ से, वो डांटेगा तो भगाएगा, ज्यादा हो तो हाथ पैर छोड़ देगा, बट वो भाग नहीं रहा। तो हमें, क्योंकि ये चार्ज को तो हमने बैठा दिया तमीज से, फेविक्विक लगा दी, सोचो वो नहीं हिल सकता, तो वो चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, वो रिपेल मार रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी इसके पास लाने के लिए? समझ में आ रही है भाई? देखो ये चार्ज को मैंने थोड़ा सा मूव कराया, यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज था, मैंने चार्ज को जैसे ही मूव कराया, ये चार्ज ने कहा ओए ये मेरा इलाका है, भग जाए यहाँ से। वो तो भगा रहा है, फोर्स लगा रहा है कि निकल यहाँ से। ये क्या करेगा? हम क्या करेंगे? हम ताकत लगाएंगे उसके खिलाफ कि भैया आप चुपचाप बैठे यहाँ पे, हमने इसे भी चिपका दिया। अब यहाँ पे 2 कूलम चार्ज हो गए, मतलब 2 क्यू हो गए, एक और क्यू ला रहे हैं, तो अब की बार क्या होगा? फोर्स और ज्यादा लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? फोर्स और बढ़ गई। मैं लेके आया फोर्स, ताकत लगा के इसे भी चिपका दिया। मैं कब तक ताकत लगाऊंगा? जब तक इसका चार्ज इतना ना हो जाए कि वो जो रिपेल वाली फोर्स है, जो फोर्स पीछे की तरफ ताकत लगी, वो मेरे फोर्स के बराबर हो जाए। यही तो है। मान लो मैं यहाँ से कितनी फोर्स लगा रहा हूँ? 100 न्यूटन। वो बेचारा रिपेल तो कर रहा था, बेचारा छोटा सा बच्चा है, 1 न्यूटन लगा रहा है, बट बच्चा थोड़ा सा डाला, 1 साल तक हमने, बड़ा हो गया बच्चा थोड़ा, मैं भी 100 न्यूटन लगा रहा हूँ, वो बेचारा 5 न्यूटन लगा रहा है, कह रहा है बड़ा होने दे फिर बताता हूँ। मैंने एक और चार्ज डाल दिया उसमें, ठीक है, और वो थोड़ा और बड़ा हो गया, यानी और स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहा, अब 10 न्यूटन लगा रहा है, मैं यहाँ 100 न्यूटन लगा रहा हूँ, मैं ले गया जबरदस्ती, बैठा दिया वहाँ पे, ठीक, फिर वो और हो गया 20 हो गया, मैं अभी भी 100 लगा रहा हूँ, तो मैंने एक और चार्ज बैठा दिया, अब वो 30 हो गया, मैंने ऐसे करते करते और चार्ज बैठाया। एक पॉइंट ऐसा आएगा नहीं आएगा कि वहां पे बैठा हुआ जितना चार्ज है वो भी 100 न्यूटन फोर्स लगाए पीछे की तरफ, और मैं मुझे तो क्या मैंने मेरे को भी 100 लगानी, वो भी 100 लगा रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो गए? इक्वल है ना, अपोजिट, तो वो फोर्सेस क्या हो जाएंगी? कैंसिल। क्या मैं अब चार्ज लगा पाऊंगा? अब मैं चार्ज लगा पाऊंगा, तो यानी यहाँ पे चार्ज इकट्ठा करना इज अ पोटेंशियल। चार्ज को एक जगह पे इकट्ठा करने में जितनी ताकत लगती है, जितना वर्क डन आप करते हो, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। अब एक चीज बताओ, पोटेंशियल और वर्क डन अगर समझ गए ना बच्चों, तो जमीन आज बहुत चीजें क्लियर हो जाएगी। अच्छे अच्छे बच्चों को क्लियर नहीं होता, आधे टीचर भी गोली मार जाते हैं। क्या कहते हैं? अब देखो ये स्प्रिंग है, ठीक है, इमेजिन करो, ठीक, अब इस यहाँ स्प्रिंग पे आपने लगा दिया वो बॉक्सिंग ग्लव्स, ठीक है, और मैंने इस स्प्रिंग को वो कर दिया वाउंड, मतलब दबा दिया, और ये बॉक्सिंग ग्लव ये रहा, ठीक है, और यहाँ मैंने लगा रखा है कार्डबोर्ड, मतलब दबा के हुक लगा के रोक दिया। अब तो मैं कह रहा हूँ तुम अपना मुंह यहाँ रखो, ठीक है, स्माइलिंग फेस, ठीक है, तो रख लो। मैं कह रहा हूँ ये हटाऊंगा मैं, अब कौन रखेगा? हैं? सर जिसको पता नहीं होगा, जिसको पता नहीं होगा ये खुल के मुंह पे लगेगा। नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, क्यों नहीं रखेंगे? याद है कुछ थोड़ी होगा, यहाँ पे आएगा थोड़ा नाक पे नीला पीला हो जाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। 2-3 बार और एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, फिर आँख ही खुलेगी नहीं, शायद हो सकता है। तो अभी लगा तो नहीं,
बट डर पहले ही लग जाएगा। होता है ना जब कोई हमारा टीचर ने मारा ही नहीं अभी तक, 8 बार 4 बार ऐसा हो जाता है। क्यों? पता है टीचर में पोटेंशियल है, लग सकता है, बट लगा नहीं है अभी। वही चीज यहाँ पे होती है, पोटेंशियल और वर्क डन में बस इतना सा फर्क है। पोटेंशियल का मतलब है इट हैज अ कैपेसिटी टू डू इट, बट वो कर नहीं रहा। आपने चार्ज को लाके इकट्ठा कर दिया, चार्ज कुछ कर रहा है, बट चार्ज को अगर मौका मिलेगा तो अपनी सारी एनर्जी को रिलीज करके कुछ ना कुछ काम कर देगा, बट क्या वो अभी कर रहा है? तो चार्ज को इकट्ठा करके रख देने को हम क्या कहते हैं? मतलब चार्ज को आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया और एक जगह कन्फाइन कर दिया, उस चीज को हम पोटेंशियल कहते हैं। वो कुछ नहीं कर रहा यार। आपकी बैटरी जब लेके आते हो वहां 5 वोल्ट लिखी होती है, निप्पो का जो सेल आता है, 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो भी हो, 9 वोल्ट की बैटरी जो बड़ी वाली आती है वो भी ले लो, तो वो कुछ कर रही है क्या अंदर से? बट जब उसमें आप एलईडी या बल्ब लगा देते हैं, रिमोट में डाल देते हो, तो काम करना चालू कर जाता है। क्यों भैया? इसका मतलब है उसके पास एनर्जी है, उसके पास ताकत है वो चलाने की, पर वो ताकत उसके अंदर कन्फाइंड करके रखी हुई है। तो पोटेंशियल और वर्क डन में बस इतना फर्क है कि अगर आपने उसके अंदर चार्ज को इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे ए पे चार्ज कैसे आया था? एक चार्ज लाया, दूसरा चार्ज लाया। कब तक चार्ज ला रहे हैं? जब तक वो रिपेल वाली फोर्स मेरे फोर्स के बराबर नहीं होगी, जब तक मैं ला रहा हूँ, लाए जा रहा हूँ। जब हो गया तो यानी इसकी क्या कोई लिमिट है? हाँ, जब तो वो मतलब अगर इस मान लो हाँ हमने 100 कूलम चार्ज इकट्ठा कर दिया, इसके बाद मैं एक्स्ट्रा नहीं ला पा रहा, तो इसकी लिमिट नहीं है। हर बैटरी की जब तो लिमिट होती है। क्यों उस बैटरी को 9 वोल्ट ही बोलते हैं? आपका जो इन्वर्टर है वो आपकी बैटरी को ऐसे थोड़ी हमेशा चार्ज करता रहता है, 24 घंटे चार्ज पे लगा हुआ है, चार्जिंग हो रही है, ब्लिंक हो रहा है, जब चार्ज हो गया वो स्टेप डाउन होकर रुक जाता है। अगर वो उसके बाद चार्ज करता रहे फट जाएगा किसी दिन बम की तरह घर पे। फोन सुने? फटते हैं। क्यों फटते हैं भाई? जो पूरी रात लगाओगे चार्जिंग पे तो यही होना है, ओवर हीटिंग। भाई जितनी या सिंपल सीधी बात है, कभी पेड़ों के फल देखे फटते हुए? कभी अगर पेड़ पे जो फल लगे वो नीचे ना गिरे तब भी ऊपर फट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गूदा इतना भर गया, इतनी एनर्जी बन गई जितनी वो कन्फाइन ही नहीं कर पा रहा, उतनी वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा, तो फटेगा। ऑब्वियसली क्या होगा? अबे गुब्बारे में पानी वो अभी आ रहा है, होली है, गब्बर नहीं हूँ मैं, ठीक है, होली भाई यदि पूछ रहा, होली के गुब्बारे में पानी भरते रहो तो क्या होगा? फट जाएगा। नहीं, भरते रहो नहीं फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? उसकी लिमिट है भाई। ऐसे ही इस पे जो चार्ज इकट्ठा करो उसकी लिमिट है या नहीं है? yes, अब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है जब इनफाइनाइट से आप एक चार्ज पे ला दो, दैट इज पोटेंशियल। अगले का पोटेंशियल भी वही, इनफाइनाइट से बी पे लाने को, दैट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट की बात हो। इसकी हाइट जब आपने जमीन से नापी, इसकी हाइट जब आपने जमीन से नापी, इन दोनों की हाइट का डिफरेंस जब आपने दोनों की हाइट को माइनस कर दिया, बड़े में से छोटा। तो पोटेंशियल क्या है? जब आप इनफाइनाइट से कंपेयर कर रहे हो। दूसरा का पोटेंशियल क्या है? आप इनफाइनाइट से कंपेयर कर रहे हो। तीसरे का पोटेंशियल क्या है? वो भी इनफाइनाइट से कर रहे हो। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या है? दोनों को माइनस कर दो, बड़े वाले को छोटा वाला माइनस, हो गया पोटेंशियल। समझ में आया? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। चलो डेफिनेशन पढ़ो फटाफट जो बुक में लिखी हुई है। एक जना कोई पढ़ो, कोई भी एक जना पढ़ दो। पढ़। Potential difference between two conductors is defined as the work done in carrying a unit positive charge from carrying a unit positive। अगर आपको याद हो, हमने इतने चैप्टर्स पढ़े हैं और उसमें मैंने आपको बताया यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1। जब 1 कूलम चार्ज के लिए हम निकालते हैं तो वर्क डन क्या हो जाता है? W/Q। यानी 1 कूलम चार्ज के लिए वर्क डन कितना होगा? W/Q। तो इस वर्क डन को तो वो पोटेंशियल कह रहा है। पढ़ो जरा डेफिनेशन। इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब वो किसकी बात कर रहा है? पोटेंशियल किसको डिफाइन कर रहा है? कि पोटेंशियल वर्क डन ही है। पोटेंशियल क्या है? वर्क डन ही है जब चार्ज क्या हो जाए? 1 कूलम। अगर इसका फॉर्मूला ये है और इसमें Q की वैल्यू 1 डाल दूं तो V को W हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसी चीज को तो डिफाइन कर रहा है वो, इसी चीज को तो डिफाइन कर रहा है कि पोटेंशियल इज द वर्क डन व्हेन चार्जेस यूनिट 1 कूलम या यूनिट चार्ज। 1 कूलम बोलो या यूनिट चार्ज बोलो, ये तो कह रहा है इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम
वन कंडक्टर टू अनदर। अगर फ्रॉम इनफाइनाइट टू वन कंडक्टर बोलता तो पोटेंशियल डिफरेंस ना हो गया, सिर्फ क्या होता पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहा है तो फ्रॉम वन पॉइंट टू खत्म। समझ में आया या नहीं? अच्छा, अब बैटरीज आपकी कैसे होती हैं? इलेक्ट्रोलाइट वर्क, ये तो केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोलाइट ने क्या करा? वर्क। इलेक्ट्रोलाइट ने क्या करा? उसने एक जगह पे इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करना चालू करा और एक जगह पे पॉजिटिव बनना चालू हुआ। अब ये इलेक्ट्रोलाइट है वर्कर, हम एक ही को स्टडी करेंगे, हम दोनों को स्टडी नहीं करेंगे। ये कौन है भैया? हमारा इलेक्ट्रोलाइट। कौन है हमारा? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ने, मान लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट ने आपका यहाँ पे एक नेगेटिव, पहला नेगेटिव क्रिएट करा होगा। इलेक्ट्रोलाइट ने पहला नेगेटिव क्रिएट किया। जब पहला नेगेटिव क्रिएट किया तो उसने शायद कुछ सोचा भी नहीं, कोई ना वर्क डन करा, पहले जाकर फेंक दिया वैसे। अब दूसरा नेगेटिव लेके जा रहा है, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है कि राखी से भी, बट इसने क्या बोला? हम हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो थोड़ी सी फोर्स लगा रहा हो रिपेल की, कि क्यों ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, सही है मसला यार प्लीज है। उसने बोला, उसने नहीं सुनी, उसने एक और इकट्ठा कर दिया कि पकड़ यहाँ पे चुप रहे, ठीक। अब फिर दूसरा लेके आया इलेक्ट्रॉन, इसने फिर बोला है भैया हम आ तो गए, तो क्यों ला रहे हो, और मतलब रिपेल फोर्स लगा रहा है। तुमने कहा चुप होकर रख ले एक और, मैं 3 रख दी। और ऐसे करते करते वो लाया जा रहा है, ये बेचारा रिक्वेस्ट करे जा रहा है, ये इकट्ठा कर दिया और खूब सारे नेगेटिव इकट्ठे हो गए। अब उसने कहा आपकी बार लाने तो रैपर मारेंगे ला नहीं रहा है तो। अब वो लाया इलेक्ट्रॉन, उन्होंने देखा अंदर तो करोड़ों की भीड़ है भाई, एक एक मारेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। तुमने कहा ठीक है भाई, हो गए ना सब फिट, बढ़िया, ठीक, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, कमी हो तो बताना। मतलब इमेजिन करो आप एक रूम में हो, आपने एक रूम में बिल्कुल मरियल से बच्चे को जाकर मार बंद कर दिया। उसने कहा, फिर दूसरा बच्चा आएगा, भैया भैया बहुत हो गया, भैया मैं यही हूँ, इसको कहाँ को, छोटा सा रूम है, उसमें दूसरे को भी घुसेड़ दिया, और ऐसे लाया तीसरे को भी घुसेड़ दिया, चौथे को, पांचवे को, ऐसे घुसेड़े जा रहा है। अब सोचो अंदर वालों ने क्या प्लान करा, अब क्या करने से, अब कैसे ही घुसेड़ेंगे। तो उन्होंने कहा अंदर भाई ऐसी प्लानिंग हो रही है और हो गए 15-20 बंदे इकट्ठा, मार सकते हैं। उन्होंने कहा मैं खोलना ही नहीं दरवाजा, आओगे नहीं तुम बाहर। तो मतलब किसने ये नेगेटिव इकट्ठा करे? इलेक्ट्रोलाइट ने। वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट ने। और जब यहाँ नेगेटिव इकट्ठा करा उसी वक्त यहाँ पे पॉजिटिव। अब मुझे बताओ, अगर इलेक्ट्रोलाइट ने वर्क करके नेगेटिव यहाँ इकट्ठा करा, पॉजिटिव यहाँ इकट्ठा करा, तो इलेक्ट्रोलाइट फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा कि नहीं वापस मिल लो जाके? वो तो मना करे भाई, उसी ने तो ये क्रिएट करा, एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव, तो वो क्यों कहेगा कि नहीं जाओ मिल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो किसने मूवी देखी है, वो कौन सी मूवी है शाहरुख खान वाली, जो ट्रेन वाली है? नहीं शाहरुख खान GDL, जा सिमरन जा। अब ये सोचो कि शाहरुख खान यहाँ पर खड़ा है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारा वो खड़ा है ओमपुरी, ठीक है, और 4 लोग गए थे बढ़िया से, हमने भगा दिया। अब बीच में हमारे ओमपुरी भाई साहब खड़े हैं। अब अबे ओमपुरी, अमरीशपुरी, जो भी देख दुनिया, अब ये तो अलाउ करेंगे नहीं मिलना। उन्होंने बड़ा गलत इंप्रेशन बनाया, ठीक है, उन्होंने बियर की बोतलें मांग ली, तो बड़ा गलत इंप्रेशन, उन्होंने कहा नहीं मिलने दूंगा। तो क्या होते हैं, वो सरसों के खेत में जाके मिल लेते हैं, है ना। तो अब ये रोड पे अगर वो बीच में खड़े हैं तो वो यहाँ से तो नहीं मिलने देंगे, बट अगर उन्हें दूसरा रास्ता मिल गया खेतों में से, तो वो वहां जाके मिल लेंगे, दोनों के दोनों यहाँ से जाएंगे भागते और ऐसे शाहरुख खान ऐसे कर देगा, वो आ जाएगी, ठीक। तो होता क्या है, ये हमारे ओमपुरी भाई साहब कौन है? इलेक्ट्रोलाइट। कौन है? उन्होंने कर दिया दोनों अलग, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग। अब इलेक्ट्रोलाइट मिलने देगा? नहीं मिलने देगा। बट जैसे हमने तार लगाया, ओए होए होए होए, मतलब बिजली से उड़ गई, यहाँ से बिजली निकली और फट 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 घूमती हुई यहाँ आई, क्योंकि उसका नेचर ये था, उसको जाना था यहाँ से फ्लो करने। भाई नेगेटिव सारे क्या कर रहे थे? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहीं से जाएंगे ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस नहीं है, वो भी आऊंगा उस पर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होने लग जाते हैं? फ्लो। क्या होने लग जाते हैं? समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। इसको क्या बोलते हैं? अगर मैं इसे डायग्राम में बनाऊं, तो हमने बैटरी बनाई थी डायग्राम में, तो इसको ऐसे दिखाते हैं छोटा, और ये बड़ा वाला पॉजिटिव,
ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। क्या बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल। और इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अब जब पहले साइंटिस्टों ने बोला भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, ये हमारी थ्योरी थी और ये जमाना, बट कोई भी चीज नेगेटिव, ये नेगेटिव हमेशा किस चीज को दिखाती है? कमी को दिखाती है। तो कोई भी चीज लो नेगेटिव के साथ साथ इसे क्या बोला गया? लो पोटेंशियल। क्या बोला गया? लो पोटेंशियल। तो कोई भी चीज लो स्टेटस से या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे फ्लो नहीं करती। प्रेशर को देख लो, प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हाई टू लो फ्लो करती हैं। कोई जैसे मतलब कोई बॉडी है, मतलब वैसे मैं गिरा दूं, मैं आंखों को छोड़ दूं तो हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी फ्लो करेगी, ना कि लोअर टू हायर। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं? किसी को कोई भी तरीके का डाउट है? ओके। अब यहाँ पे ये पॉइंट हुआ तो उन्होंने बोला ठीक है इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है, इसके अपोजिट एक चीज फ्लो होती है विच इज नोन एज करंट। जिसे क्या बोलते हैं? करंट। करंट का फॉर्मूला अगर मैं I इक्वल्स टू Q/T करूं, इट इज रेट फ्लो ऑफ चार्ज। Q का फॉर्मूला होता है, Q किसके फॉर्म में फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, तो N into E/T। तो जब यहाँ पे E की आप वैल्यू रखते हो, E का चार्ज कितना होता है? -1.6 into 10⁻⁻19। तो ये जो माइनस लगाते हो ना, हाँ कूलम ले, माइनस जब यहाँ लगाते हो तो ये -NE/T, तो ये सब तो करंट आ गया। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? कि भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहे हो करंट उसके अपोजिट। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? चार्ज को इनफाइनाइट से मूव करा के एक पॉइंट पे लाना, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। इतनी बात क्लियर है? फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फ्रॉम इनफाइनाइट टू एक पॉइंट और दूसरे को वहां से लाओ, जब इन दोनों में आप डिफरेंस क्रिएट करते हो, यानी एक गिवन पॉइंट से दूसरे गिवन पॉइंट में। अगर मैं कहूं भाई हर्षित और हर्ष मसीह की हाइट में डिफरेंस निकालो, तो ये थोड़ी है तो दोनों जमीन से नापना चालू कर देंगे। अब उसकी हाइट उसे पता है, उसकी हाइट उसे पता है, जिसकी बड़ी है उसकी हाइट में से छोटे वाले की हाइट माइनस करो। ऐसे ही जब आपको दो जगह, मान लो यहाँ का पोटेंशियल था 10 वोल्ट, यहाँ का पोटेंशियल था 12 वोल्ट, अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो आप क्या बताओगे? 2 वोल्ट। सिंपल, समझ में आया? अब यहाँ पे ये बैटरी में पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बताओ। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दो टर्मिनल्स है ना, दो पॉइंट ही तो है, तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। किनके बीच में? इन दोनों के बीच में। समझ में आया या नहीं है? कोई डाउट है तो बताओ। गुड। अब कहां से कहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है? नेगेटिव पोटेंशियल टू पॉजिटिव पोटेंशियल। कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन। तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। कोई डाउट है तो बताओ। पक्की बात? अब यहाँ से आपसे वर्क डन पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। एक फॉर्मूला क्या बताया मैंने? B = W/Q। अब यहाँ से W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V × Q। अब देखो W क्या है? वर्क डन। Q क्या है? चार्ज। और V क्या है? पोटेंशियल। अगर आप इसमें सब में 1 डाल दो तो 1 वोल्ट = 1 जूल/1 कूलम। तो इस अगर डिफाइन 1 वोल्ट आया तो आप क्या बोलोगे? 1 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। When 1 joule is the work done to bring 1 coulomb of charge from one point to वही डेफिनेशन बस सब में 1 डाल दो। जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी पोटेंशियल डिफरेंस की, वही डेफिनेशन है, बस में 1 डाल दो। अब देखो किसको मूव कराते हैं? चार्ज को मूव कराते हैं, तो क्या चार्ज लोगे? 1 कूलम का चार्ज लोगे। ठीक है, वर्क डन था, तब वर्क डन की कोई क्वांटिटी नहीं दी थी, वैल्यू नहीं दी थी। इस बार वैल्यू दे दो कि वर्क डन कितना है? 1 जूल। वर्क डन कितना है? 1 जूल। कितने चार्ज को मूव करा रहा है? 1 कूलम को। तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ भैया? 1 वोल्ट। समझ में आया यानी? बहुत सिंपल है, बट ऐसे सिंपल लोगे तो। एग्जांपल देखो फर्स्ट वाला जो सैम प्रॉब्लम दे रखी, क्या दे रखा है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 कंडक्टर इज 20 वोल्ट। हाउ मच इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज 0.2? तो 0.2 को 20 से V, अभी क्या था? W का फॉर्मूला क्या है? V कितना दे रखा है? 20। चार्ज कितना दे रखा है? हाँ मजा आ गया। 2 जा तो कितना है? 4 जूल। 4 मत बोल देना 4, वो भी कहते हैं 4 क्या घोड़े? 4 जूल। ठीक है, यूनिट बताना। ठीक, ओके। नेक्स्ट वाला देखो एग्जांपल।
कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? बताओ जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, होना चाहिए। रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी रुकावट आपको मिलती है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, ओम्स ने एक स्टडी करी थी और उन्होंने एक फॉर्मूला बताया था V/IR। ठीक है, उन्होंने बोला जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। उस फॉर्मूले की वजह से क्या फॉर्मूला निकलता है? V/IR। यहाँ से R का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है V/I। क्या निकल के आता है फॉर्मूला? R V/I। V क्या है? पोटेंशियल। I क्या है? करंट। मतलब अब कायदे में सुनो, जितना आपने पोटेंशियल यहाँ बनाया था उतना ही करंट फ्लो करना चाहिए था, बट आपने देखा यार यहाँ तो करंट उतना आ नहीं रहा, तो इसका मतलब कोई ना कोई उस करंट को यूटिलाइज कर रहा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ में, जिससे 10th में जब मैं पढ़ाऊं तब भी आपको समझ में। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब वो करंट को फुल्ली तौर पे फ्लो नहीं होने देता। ठीक है, हम ये बोलते हैं। तो क्या करता होगा वो? कहीं ना कहीं जो करंट की एनर्जी है उसको कम करता है। क्या करता है उसकी एनर्जी? अब मैं कहूँ आप कहाँ पे रोड पे चलाना पसंद करेंगे? जो बिल्कुल सपाट है, जो बिल्कुल प्लेन रोड है, या जिसमें गड्ढे हैं? प्लेन। क्यों? क्योंकि आप चाहोगे भाई बाइक स्मूथ चले, अच्छे से चले, स्मूथली चले। ठीक, ये थोड़ी गड्ढे में जा रहे हैं भाई, स्पीड बढ़ाई फिर स्लो करिए फिर स्पीड बढ़ाई, तो वहां पे क्या हो रहा है? एनर्जी वेस्ट हो रही है। स्मूथ रोड पे, हाईवेज पे क्यों लोग बाग एवरेज अच्छा निकाल लेते हैं गाड़ी का? क्योंकि ना स्लो करना ना कुछ करना, जितना है उतना हाई एवरेज निकल जाता है। बट नॉर्मल रोड में जो गड्ढे वड्ढे वाली रोड है उसमें क्या होता है? एनर्जी वेस्ट हो। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वायर में बहुत सारी रुकावटें थी। अब ये रुकावट कौन है? खुद के इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। गाड़ी रोड पे, गाड़ी में टक्कर हो जाती है तो गाड़ियां भी हो सकती है, नहीं इलेक्ट्रॉन भी रुकावट हो सकते हैं। और खड़ी गाड़ी में ठुक जाते हैं कहीं तो यानी एटम, दूसरे एटम भी रुकावट हो सकते हैं। भाई मेटल वायर में कौन चीज मूव कर रही है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, एक ये रुकावट है। एक एटम भी तो बेचारा पड़ा होगा वहीं कहीं ना कहीं ऐसे, अरे हमें भी कोई ले लो भाई, ऐसा कह रहा होगा, तो वो भी एक रुकावट, उसमें भी जाके टकरा रहा है वो। ठीक, एक ये रुकावट है। और दूसरी, अब एक आ जाता है कभी रॉन्ग साइड, वो भी हमारी है। अब बाकी तो गड्ढे हैं ही। ठीक है, तो वो तो 3-4 तरीके की हमें रुकावटें देखने को मिलती हैं। वही आपके वायर में भी है। वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तमीज से अपनी जगह में, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ जा रहा है? अच्छा वाला जा रहा था, उधर टकरा गया, चलो भैया हो गई स्पीड स्लो, फिर दोबारा तेज कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक एटम कह रहा है भाई हम भी, तो कह रहा नहीं, वो ओवरटेक कर रहा है, उन्हें टकरा दिया, कहाँ जा रहा है? हमें भी ले, तो वो वहां पे हो गया। ये जा रहा था यहाँ से, ये पॉजिटिव एटम आ रहा है उल्टी तरफ से। भाई अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, अब मैंने क्या था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। करंट इसका मूवमेंट होता है पॉजिटिव एटम का, तो पॉजिटिव एटम भी तो रास्ते में आ रहा है, वो भी टकरा रहा। तो रुकावट बहुत सारी है आपकी, और ये रुकावट कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? एनर्जी को कम कर रहा है। और इस एनर्जी के कम होने को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। समझ में आया या नहीं? अब जो बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते, अब इस पंखे में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब हमारे मन में एक बात आके बच जाती है कि रेजिस्टेंस मतलब रुकावट जो हमें ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है, यही तो हम कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट जो हमारी एनर्जी को, तो रेजिस्टेंस फायदेमंद है बुरी चीज है? बताओ। बुरी चीज है, हमारे मन में यही होता है। पंखे में भी रेजिस्टेंस होता है, पता है तुमको? वो रेजिस्टेंस नहीं जो रुकावट मिल रही है करंट को, नहीं, एनर्जी कंजम्पशन। हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस मतलब क्या है? जो एनर्जी को कम करे। और अगर हम चाहते क्या पंखे में क्या हो? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो। भाई हम कौन सी एनर्जी दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि वो मैकेनिकली मूव करे और वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस, क्योंकि अब उसमें आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है। और वायर कौन सी टाइप की एनर्जी को पहचानता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके लिए तो भाई इलेक्ट्रिकल के अलावा कुछ और एनर्जी है, वो खा गया मेरी एनर्जी सारी की सारी, उसके लिए तो ये है। जैसे हम देसी बंदे को ले पकड़े यहाँ पे, ठीक है, उससे आपके 100 रुपए, मतलब उससे 50,000 रुपए ले ले, ठीक है, देसी बंदा बिल्कुल,
मतलब जिसे दुनियादारी की नॉलेज नहीं है, वो अपना देश के बारे में बहुत अच्छा जानता है, उससे लेके 50,000 के एग्जैक्टली डॉलर बना के वापस कर दो। इतने सारे नोट दिए थे, ये 5 नोट कैसे आ गए? खा गया तू मेरे नोटों को? क्या ऐसा हुआ? भाई हमने उसके 50,000 को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, उसके हाथ में दे दिया, बराबर है, पर उसे उसको समझ ही नहीं आ रहा ये क्या है। ये तो किसी गांधी जी नहीं है, इसमें तो गलत कर रहा है तू मेरे साथ। क्या गलती हुई? कुछ भी, थोड़ा बहुत फीस का पैसा लगा हुआ तो लगा होगा, बाकी सारे 50,000 के बराबर तो पैसे मिल गए, बट उसके मन में क्या है, मेरे पैसे तो सारे खत्म, 50,000 दिए तो कुछ नहीं मिला, ये 4 पन्ने मिल गए। समझ में आ रहा है? अब पंखे के साथ क्या हो रहा है, वायर की अब स्थिति समझो। वो ले गई 100 जूल एनर्जी, कौन सी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पंखे की मैकेनिज्म ने उस 100 जूल में से सिर्फ 5 या 10 जूल भेजा कि वापस चले जा भैया तू, जो वापस जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को वापस फ्लो कराने। बाकी सारी एनर्जी को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? मैकेनिकल में। अब वायर क्या कह रहा है, ओए 100 जूल एनर्जी आई थी, कहां गई सारी? भाई 90 जूल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, बट वो उसे समझ ही नहीं पा रहा। क्यों? उसके लिए वो नोन नहीं है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल लिया, हमारे वाले बंदे के लिए उसको रुपए समझ में आता है, वो 100 रुपए का 500 रुपए का नोट देख सकता है, नए पुराने सारे, बट उसको नहीं समझ में आ रहा है डॉलर क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है भाई किसकी फोटो छप रही है, गांधी जी तो है ही नहीं हमारे। तो उसके लिए वो अननोन है, और वो क्या कहेगा, नुकसान करा दिया इसने तो सर। क्या नुकसान हुआ? वो तो ट्रांसफर हुआ है ना नोट्स, वो चेंज हो गई करेंसी, बट क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही वायर्स में क्या होता है, आपका जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है यानी करंट है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट होती है किसमें? मैकेनिकल। बल्ब में क्या होता है, ट्यूबलाइट में क्या होता है, वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जो वायर है उसको क्या लगेगा, भाई मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो गई, तो वो इसको क्या कंसीडर की तरफ सोचता है कि ये क्या है, ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी क्या है, रेजिस्टेंस। पंखे भी क्या है, रेजिस्टेंस। टीवी भी क्या है, रेजिस्टेंस। तो हाँ, थोड़ी बहुत एनर्जी तो जाती होगी, इलेक्ट्रॉन टकराते होंगे, थोड़ी बहुत एनर्जी तो जा रही है, वो थोड़ी सी है, माइनर एनर्जी है, बट क्योंकि पंखे का रोल है मैकेनिकल में कन्वर्ट होना, लाइट का रोल है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होना, तो ये भी जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, वो भी क्या सोचता है कि भाई ये भी एनर्जी गई, तो वो उसको भी क्या कंसीडर करता है, रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करता है। वहां पे नहीं बताने वाले कि तुम्हें कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट होता है, मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, बट एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को भी हम रेजिस्टेंस ही बोलते हैं। जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको भी हम रेजिस्टेंस ही काउंट करते हैं। आगे चल के आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, H = I²RT। ये क्या है, ये हीट एनर्जी है, यानी वो एनर्जी जो उसने कंज्यूम करी, चाहे हीटर लगा लो, बल्ब लगा लो, टीवी लगा लो, फ्रिज लगा लो, जितनी देर आप चलाते हो वो उतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो यहाँ पे जो आर है, ये कौन सा आर है? क्या ये वो वाला आर है जो एनर्जी रिलीज हुई बर्बाद हो गई? नहीं, ये वो वाला आर है जो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, यानी जो जितनी एनर्जी वो, जितनी करंट वो कंज्यूम करेगा, ये उसका आर है, ना कि ये वो आर जो रेजिस्टेंस एनर्जी को क्या कर रहा है, वेस्ट कर रहा है। ये वेस्ट वाली एनर्जी नहीं है, ये कंजम्पशन वाली एनर्जी है। तो देखो दो तरीके से होता है। रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट जरूर होता है, बट रेजिस्टेंस का मतलब ये भी होता है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसे समझ में नहीं आ रहा, उसे लग रहा है भाई उसकी एनर्जी तो लॉस हो गई, बट वो एनर्जी लॉस नहीं हुई, बल्कि एनर्जी क्या हुई, कन्वर्ट हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। तो इसको भी वो रेजिस्टेंस की तरह ही कंसीडर करता है आगे क्लास में। समझ में आ रहा है? ओके, तो अभी यहाँ पे V = IR है। पूछो। अब जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये वो उस रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है जो वायर ने दिया उसे। देखो सर्किट में वायर होता है, आप बल्ब से क्या चाहते हो, रोशनी दे, पर वो गर्म हो जाता है। टीवी से क्या चाहते हो, भाई वो डिस्प्ले दिखाए, साउंड दे, बट वो भी गर्म हो जाता है। हर वो चीज, पंखे से क्या चाहते हो, मैकेनिकल एनर्जी, हवा दे, बट वो भी गर्म हो जाता है। एसी से क्या चाहते हो, भाई ठंडा करे, बट बाहर जाके एसी को छू के देखो, वो भी गर्म हो जाता है। तो ये क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि वो किससे बने हैं, सर्किट से। सर्किट में क्या होता है, वायर्स, मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो जरूर कर रहे हैं, बट उसके अंदर कहीं ना कहीं रुकावट भी तो मिल रही होगी। जब उसे रुकावट मिल रही है तो टकराव हो रहा है, तो क्या होगा, फ्रिक्शन में एनर्जी निकलेगी। तो एक एनर्जी वो भी है, मैं उसको कंसीडर, मैं ये नहीं बोला कि उसे भेज दो, वो भी रेजिस्टेंस है, बट जो मेजॉरिटी हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, हम सोचते हैं
कि भाई ये तो एनर्जी के लिए रुकावट। अगर मुझे इमेजिन करो पंखे में अगर इतना रेजिस्टेंस है, पंखा चला ही क्यों रहे हो? हम एक दो रेजिस्टेंस को ना मर्ज कर देते हैं, एक जैसा नाम दे देते हैं। एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस वो है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्ट होने के लिए यूज हो रहा है, एक रेजिस्टेंस वो है जो एनर्जी को वेस्ट हो रहा है, जो वायर कर रहा होगा, सर्किट कर रहा होगा, एक वो है। तो ये दोनों अलग अलग चीज। ओके, सैंपल नंबर 1 प्रॉब्लम पढ़ो क्या है। अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट, व्हाट विल द करंट? तो V इक्वल्स टू IR मैंने आपको बता दिया। यहां से I का फॉर्मूला क्या होगा? V बाय R। V कितना है? 2। R कितना है? 0.2 एम्पियर आ गया। बस इसी फॉर्मूले को पकड़ो और कहां गया? V को ये V इक्वल्स टू IR था ना ये। तो यहां से 3-4 डेफिनेशन बन सकती है। जैसे 1 वोल्ट कितनी है? 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर करंट मूव करा दो 1 ओम। ओम का सिंबल ऐसा होता है, यस सर। ठीक है? ओम ऐसे होता है और इसका सिंबल ऐसा होता है, ये ऐसा बनाना और ऐसा उठाना और ऐसे ले आना, ठीक है? तो 1 वोल्ट अगर डिफाइन करने को आया तो आप क्या बोलोगे? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल व्हेन 1 एम्पियर करंट विल बी फ्लो थ्रू 1 ओम रेजिस्टर। हिंदी भाषा में बोले कि 1 वोल्ट कितना पोटेंशियल है? 1 वोल्ट वो पोटेंशियल है जब 1 एम्पियर करंट जाए कितने में से? 1 ओम रेजिस्टेंस। समझ में आया? एक ये डेफिनेशन। फिर तुमसे पूछ सकते हैं 1 ओम रेजिस्टेंस कितना है? तो वही 1 ओम रेजिस्टेंस कितना है? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल हो और कितना करंट फ्लो करे उसमें से? 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। ठीक है? अगर तुमसे पूछे I का फॉर्मूला, I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बाय R। तो 1 एम्पियर करंट कितना है? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल हो कितने में से फ्लो करे? 1 ओम रेजिस्टेंस में। तो कितना करंट फ्लो करा उसमें? 1 एम्पियर। तो ये डेफिनेशंस आप बोलना आना चाहिए आपको। देखो पोटेंशियल होता है, उसमें से करंट फ्लो करता है और उससे क्या बनता है? मतलब उसमें किसमें से फ्लो करता है? रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हो तो वर्ड यूज करोगे अक्रॉस। I क्या होता है? करंट जो उसमें से फ्लो करेगा, और R क्या है? रेजिस्टेंस जिसमें से करंट फ्लो करेगा। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको याद होंगे। 1 वोल्ट याद रहो, 1 वोल्ट पूछ जाएगी, 1 एम्पियर आपसे पूछा जा सकता है और 1 ओम रेजिस्टेंस पूछा जाता है। तो ये 3 डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? यस सर। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? अब मुझे बताओ, अगर आपने कोई मटेरियल लिया, ठीक है? 4 चीजें बची हैं, उसको पढ़ के खत्म करते हैं। अगर आपने एक मटेरियल लिया, मान लो एक मटेरियल था ऐसा जिसमें सारे के सारे क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सब उसमें खाली जगह हो। अब देखो रोड एक सी होती है सारी, ठीक है? कोल तार की बनी है, बट उसकी विड्थ, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसमें कितना ट्रैफिक है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ना कि भाई कौन सा फास्टेस्ट रूट होगा। Yes, sir. तो अब इमेजिन करो आप हर एक मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रहे हो, हर एक मटेरियल का भाई, बट जिस मटेरियल में सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ फ्लो करेंगे वो मटेरियल गुड मटेरियल होगा, बट जिसमें रुकावटें ज्यादा होंगी तो वो मटेरियल बैड कंडक्टर होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारे फ्लो नहीं कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं ठीक है भैया हम फ्लो करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं हम तो फ्लो नहीं करते। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? एक फ्लो करा रहे हैं और एक फ्लो नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ अब मटेरियल। एक मटेरियल जिसके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो करंट को मूव कराने के लिए क्या चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जिस पे जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना गुड कंडक्टर होगा, जिस पे जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना बैड कंडक्टर होगा। समझ में आया? तो अब अगर जिस पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो गुड कंडक्टर है, जिस पे कम है तो बैड कंडक्टर। तो पहला रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जो गुड कंडक्टर है, जो बैड कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जो बैड कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो पहला पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है वो है नेचर ऑफ कंडक्टर। सो देयर आर नेचर जहां पे आपका क्या होता है? कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब मुझे बताओ, सारी बाइक आप रेस लगा लो, ठीक है? मतलब उसमें कोई सी बाइक लेके जा सकते हो रेस के लिए। अगर ऐसी बात है तो RS 100 ले जाना, सबसे पुरानी बाइक, और वहां पे सब लेके आ रहे हैं दुकाटी बुकाटी डोमना रेस लगाने। भाई जितनी हैवी बाइक होगी उसी के हिसाब से रेस भी तो होती है। अब ये थोड़ी कि आप वहां पे स्कूटी लेके आ रहे हैं भाई रेस लगा, तो रेस थोड़ी लग पाएगी। सो
रेस के लिए क्या जरूरी है, उतनी ज्यादा अच्छी बाइक। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए क्या जरूरी है, उतना अच्छा कंडक्टर। और कंडक्टर जितना अच्छा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, उतना कम रुकावट वो ऑफर करेगा। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है बताओ? सिल्वर। सबसे बेस्ट कंडक्टर जो मानते हैं दैट इज सिल्वर, ठीक है। उसके बाद कॉपर। बट हम सिल्वर के वायर क्यों नहीं लगाते? ऐसे खड़े रहेंगे कैची लेके, लाइट गई काट 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 चोरी करने को भूल क्यों जाते हैं हम? और ऑब्वियसली महंगा होता है। अब कुछ सोचो, बेचारे ने वायर खींचा, अगले दिन चोरी हो गए वायर, वो गवर्नमेंट करी भाई ये तो चोरी करते रहेंगे वायर। और ये फैक्ट है, ये हुआ है ऐसे इंसिडेंट्स, तभी उन्होंने सिल्वर के वायर हटा के कॉपर के वायर यूज करने शुरू कर। वरना उन्होंने पहले बोला सिल्वर अच्छा है, सिल्वर को यूज करते हैं, बट ऑब्वियसली सिल्वर कॉस्टली होता है कॉपर के मुकाबले, फिर उन्होंने कॉपर के वायर यूज करते। ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें आती है एरिया और लेंथ। दूसरी चीज क्या आती है? एरिया। अब इसमें बता दो, आप मुझे बताओ, अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, एक सीधी सादी रोड है यहाँ से दिलशाहगढ़ वाली, उसमें चलेगा। अब मैंने आपको बोला नहीं अब कोलकाता जाना है, किसमें थकोगे? क्यों? बहुत दूर है भाई, थक जाएंगे, अच्छा खासा बहुत दूर है। तो जितना ज्यादा लंबा आप ट्रेवल कर रहे हो उतना ज्यादा आप थक रहे हो, यानी उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो वही चीज यहाँ भी है, जितना लंबा वायर है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। यस सर। जितना छोटा वायर है उतना कम रेजिस्टेंस। समझ में यही बात है? नहीं कोई डाउट है तो बताओ। पक्का? अच्छा जी। तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पे। कैसा डिपेंड करता है? डायरेक्टली। कैसा डिपेंड करता है? तो जितना ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा, जितना कम लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस। आया समझ में? कौन यहाँ पे बच्चा है जो भैया साइकिल या बाइक, अगर तुम्हारे मोहल्ले में तुमने देखा अपनी गली में 150 की स्पीड पे बाइक चलाता है? अरमान कह रहा है हाँ मैं ही। बट ऑब्वियसली हाईवे में हम लोग देखते हैं 150 की स्पीड पे बाइक चलती है। क्यों चलती है? सर एरिया ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। वो चौड़ी रोड है भाई, और अच्छी रोड भी है पहली चीज। वो चौड़ी भी तो है, बट अगर बाई चांस उन्हें कट मारना है, कुछ भी करना है, तो दे हैव अ स्पेस, दे हैव अ प्लेंटी ऑफ स्पेस। बट वही चीज गली में करनी तो क्या कट मारोगे भाई? किसी ने गेट खोल दिया चाहते चिपके मिलोगे। समझ में आ रहा है? Yes. तो जहां एरिया कम, मैं होता है ना कई बार होता है रोड, मतलब अगर बैरिकेड्स लगे हो तो अच्छी खासी स्पीड में गाड़ियां आ रही होती हैं, बट बैरिकेड्स लगे होते हैं तो स्लो हो जाती है और धीरे धीरे। और जैसे ही दोबारा खुली रोड मिलती है तो सब खुला खुला तेज चलना चाहो। तो जितना एरिया आप कम करते चले जाओगे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और जितना एरिया बढ़ाओगे, वायर का एरिया कैसा होता है? ऐसे मोटे मोटे वायर होते हैं गोल गोल, तो अगर जितने मोटे वायर लोगे उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितने पतले वायर लोगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। कभी सोचा घर में जो आपका करंट आता है वो मोटे वायर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लोड भी ज्यादा चाहिए तो करंट भी ज्यादा आ रहा है। अगर वो पतले वायर ले लोगे तो उसमें तो रेजिस्टेंस बहुत होता है, करंट आया रेजिस्टेंस के वजह से फूक गए। हुआ कभी कभार जब आप कोई हैवी लोड में पतला वायर लगाते तो वो जल जाता है, फूक जाता है। क्यों? यही रीजन है। कम पतले वायर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट तो वो अपने हिसाब से कंज्यूम करेगा। भाई मुझे तो चाहिए बहुत तेरा करंट, मुझे दे बहुत तेरा करंट, उनने दे भी दिया बहुत, वो से झिलाएंगे। समझ में आ रही है? वो अपने आप को कंज्यूम कर गया, जल गया। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े। हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े? कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और बट रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। समझ में आया? आगे चल के एक और चीज भी पढ़ोगे, बट अभी फिलहाल मैं इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूं। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं L/A होता है। यस सर। क्या होता है? L/A। और इसी को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो R = रो L/A। क्या होगा? मतलब जब ये हटता है तो एक रो आता है, इस रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो कॉपर का वायर है, ध्यान से सुनना, एक इतना और एक इतना, किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा? ज्यादा लंबा है, कॉपर का वायर था तो सही है। अब एक कॉपर का वायर है, दोनों की लेंथ बराबर है, बट एक थोड़ा मोटा एक पतला है, किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा? बट थे कॉपर के तो अलग रेजिस्टेंस आ रहा है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कॉपर का वायर है एक इतना और एक इतना, किसमें ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं?
रेजिस्टिविटी तो किस में ज्यादा होगी बताओ? सेम। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल। तो दोनों कॉपर के थे, दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है? सेम। समझ में आया? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेजिस्टिविटी कॉपर की ज्यादा अच्छी है सिल्वर की ज्यादा अच्छी है, तो आप क्या बोलोगे? सिल्वर की है, उसकी सबसे कम रेजिस्टिविटी क्योंकि उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है। बट वहीं पे कॉपर का थोड़ा सा ज्यादा, आयरन का थोड़ा सा और ज्यादा, और प्लास्टिक और वुड के लिए तो बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने से बेहतर अपने आप को जलाना जरूरी समझते हैं। ठीक है, इसलिए वो कंडक्ट नहीं करते। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ में आया नहीं है? किसी को कोई तरीके का डाउट है? अब किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। और लास्ट है टेम्परेचर। अच्छा ये भी कंप्लीट करते हैं। टेम्परेचर क्या होगा बताओ? एक और पॉइंट रहेगा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली। मैं कभी ताजमहल गए हो घूमने? गर्मियों के दिनों में, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में। कैसे चलते हो? चल नहीं पाओगे भाई। क्यों? इतना मस्त गर्म होता है ना, ऐसा लगता है तवा। तवे पे किसी कोई चला रहा है जबरदस्ती, तो उसमें ऐसे ढूंढते सारे के सारे ठंडे ठंडे वाली अगर छाव हल्की से तो ऐसे ऐसे चलेंगे सब। धूप में जाना ही नहीं है किसी को, और चलेंगे ना तो सबकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो जल्दी। अब इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और बाकी सारे फ्रीली मूव करते तो हल्का हल्का मूव कर रहे थे। अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सारे के सारे जो एटम्स हैं वो एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलती है तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा हूं तो मास बढ़ जाएगा। मास बढ़ता है, अलबत्ता तुम्हारा मास बढ़ेगा, मैटर कंटेन इन अ बॉडी थोड़ी बढ़ जाएगा। तो वो तो सेम है। तो क्या बढ़ती है? वेलोसिटी। क्या बढ़ती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जब बढ़ेगी तो वो फास्ट मूव करेंगे। अभी वो देखा फ्लैश? जब उसे ऐसे सोचो, ऐसे चल रहे हैं छुरियां, ठीक है, कभी मूवी देखा, कभी मूवी में ऐसे बड़े बड़े छुरे चल रहे हैं और आपको वहां सामने जाना है और बहुत छुरे चल रहे हैं। अब इमेजिन करो छुरे की स्पीड ऐसी है तो ऐसे जाओगे, यस एक हो गया, चल दूसरा करते हैं, तीसरा, मतलब स्लोली मूव करके आराम से निकलो। बट अगर यही छुरियां बड़ी तेज चलने लग गया तो तुम कहोगे छोड़ खजाना वापस चल रहे हैं, जिंदगी मिलेगी तो बहुत होगा। समझ में? तो वो फास्ट मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है? आपको मुसीबत होगी। तो अगर आप जाओगे तो शायद माइट भी आप किसी स्ट्राइक्स कर जाओ किसी ब्लेड से। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फास्ट मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है और टेम्परेचर आप बढ़ा देते हो तो बाकी के एटम्स या बाकी के इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लग जाता है? तेज तेज वाइब्रेट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसके टकराने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो जब टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। उसी को ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो टेम्परेचर से वो कैसे प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्ट। टेम्परेचर से कैसे प्रोपोर्शनल होता है? ये आप क्लास 12 पे सीखते हो, ठीक है। वहां पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आता है NeAV²। सिखाऊंगा कभी फ्यूचर में, जब तुम आओगे 11th में, जब सिखाऊंगा। अभी तो वहां पे एक फॉर्मूला आता है जिसमें रेजिस्टिविटी भी होती है, ठीक है। हम उस फॉर्मूले को भी डिस्कस करेंगे 12। बट अभी फिलहाल आप ये समझो कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सुपर कंडक्टर सुना है? सुपर कंडक्टर वो होता है जिनमें रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। बट वो कब मेंटेन होता है? जब आप 0 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करो। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो कभी होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वायर में हमेशा थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा।